Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with one more exam analysis video और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 10 सितंबर का आपका जो रेलवे एमआई का एग्जाम हुआ है ना गाइज, उसके एग्जाम एनालिसिस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज, पहले अगर मैं आपको बताऊं, रेलवे एमआई यानी कि जो मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्जाम होता है उसको हम रेलवे एमआई, शॉर्ट में रेलवे एमआई बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है आरआरबी के थ्रू। ठीक है गाइस, तो इसको कंडक्टिंग बॉडी अगर आपको पता नहीं है, वैसे तो रेलवे का है तो भाई आरआरबी ही कंडक्ट करवाएगा। सो आरआरबी के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, स्टेनोग्राफर्स हो गए, चीफ लॉ असिस्टेंट हो गए, जूनियर ट्रांसलेटर हो गए, कुक हो गए, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गए, कुछ ऐसी ही पोस्ट के लिए इसके थ्रू इस एग्जामिनेशन के थ्रू वैकेंसी निकाली जाती है उनके लिए और उनके लिए पोस्ट फिल करी जाती है। इस एग्जाम में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो कि आप जानते ही हैं। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, टेक्निकल, प्रोफेशनल पेपर, कुछ इस तरह की चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और रही बात एग्जाम के एनालिसिस की, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की, तो गाइज वो तो आपको मिलने ही वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो जरूर से देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। सेक्शन वाइज जो भी एनालिसिस आपको चाहिए होगा वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके अलावा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि मैंने अभी आपको बताए वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज के इस पेपर की क्या रहने वाली है। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। रेलवे एमआई से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आज के पेपर की इस वीडियो में मिल जाएगी। अब बात करें गाइज कि रेलवे एमआई का ये जो आपका 10 सितंबर का यानी कि आज का जो पेपर हुआ है उसका ओवरऑल लेवल कैसा था। सो गाइज, जितने भी कैंडिडेट्स से वी केम इन कांटेक्ट, तो अगेन दे वर लाइक इजी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, तो समवेयर देयर इट वाज इन बिटवीन। तो आप कह सकते हो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ सेक्शंस इजी थे जहां पे स्टूडेंट्स ने क्विकली उसको अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि काफी ज्यादा ट्रिकी रहे थे, जहां पर कैंडिडेट्स को टाइम लगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा सोचना पड़ा, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था। अगर आपके प्रिपरेशन और एक्यूरेसी के हिसाब से 75 टू 85 अटेम्प्ट्स जो हैं वो सेफ जोन के अंदर माने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं 70 से 80 आप मान लो, या फिर सो सॉरी 75 से 85 के बीच में आप मान सकते हो, ठीक है, तो वो सेफ कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। अब गाइज, मैं मोटा मोटा अगर आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस प्रोवाइड कराऊं, तो गाइज जीके की, ओ सॉरी जीए की अगर हम बात करें, विच इज योर जनरल अवेयरनेस, तो गाइज जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन रहा है ना, सो गाइज एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हम अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो गाइज ये सेक्शन जो था वो काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा है आज का। क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादातर आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, ठीक है, वन सेकेंड हियर। हाँ, करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टैटिक जीके भी आपका अच्छा खासा आया था, और इंडियन रेलवेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मेनली जो आपके आए थे वो अप्रैल से लेके अगस्त के बीच के जो करंट अफेयर्स थे उनसे रिलेटेड थे। फॉर एग्जांपल, भारत रत्न 2025 किसको मिला, G20 समिट हो गया, इंडियन रेलवेज के जो नए वंदे भारत रूट है वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वंदे भारत चलाई गई है। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग एंड हॉट टॉपिक्स वी कैन से। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, सो गाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो मैथ्स का सेक्शन है वो मॉडरेट था, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस ज्यादा थे, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स मेनली कवर हुए हैं, तो गाइस उसमें अर्थमेटिक, आपका रेशियो, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब था। एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ हो गया, टेबल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स के लिए डीआई जो था वो थोड़ा सा लेंदी रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो गाइज रीजनिंग का जो सेक्शन था वो कंपैरेटिवली इजी रहा था। क्वेश्चंस जो थे वो आपके ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें हमारा लीनियर सर्कुलर, और कोडिंग डिकोडिंग, यस, ये सारे जो सेक्शन थे वो स्टूडेंट्स ने ये प्रेफर किया कि वो लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि काफी ज्यादा थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ट्रिकी तो ऑब्वियसली था, क्योंकि भाई पेपर आसान तो नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ी थी। बाकी गाइज, अंत में आया था आपका टेक्निकल। अगर हम सेक्शन की बात करें, जो टेक्निकल सेक्शन है,
टेक्निकल सेक्शन में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए थे, मेनली जो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन थे जहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो वो सारी चीजें थी। तो गाइस डिफिकल्टी लेवल जैसे कि मैंने आपको बता दिया मॉडरेट रहा है, सेक्शन वाइज एनालिसिस अभी मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, और अगर आप चाहते हो तो हम अभी पहले ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेंगे। क्योंकि गाइज अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से, ठीक है, इट इज लाइक बेस्ड, टोटली बेस्ड ऑन रॉ डेटा एंड एनालिसिस। सो गाइज जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आप 75 से 80 का कट ऑफ मान के चलो, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा अगर मैं देखूं ओबीसी की, तो गाइज ओबीसी के लिए वो हो जाएगा 70 से 75, ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये, अगेन इट इज अज्यूम हम कर रहे हैं एज पर द फीडबैक गिवन बाय द स्टूडेंट्स। इसके अलावा एससी और एसटी की अगर हम बात करेंगे तो भाई उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ 65 से 70 ही का जरूरत है। सो 65 से 70 ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है, फाइनल कट ऑफ वैसे कैसा रहेगा वो ऊपर नीचे जा सकता है, बट एज पर द एनालिसिस एंड द प्रीवियस ट्रेंड आई थिंक दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें जनरल 75 से 80, ओबीसी 70 से 75 और एससी एसटी आप 65 से 70 का रेंज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड रेंज, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द रीजन फॉर सनराइज बीइंग अर्लियर एंड सनसेट बीइंग डिलेड। सो गाइस बहुत एक इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर आपको उसका आंसर पता पड़ जाएगा कि ऑल ऑफ दैट हैपेंस इन आवर एटमॉस्फेयर, उसमें कहीं ना कहीं जो रिफ्रैक्शन होता है, आई एम सो सॉरी, कहीं ना कहीं जो रिफ्रैक्शन होता है उसका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, काफी ज्यादा इंडल्जमेंट होता है हर चीज में। सो गाइज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज the whole and sole thing responsible for sunrise being earlier and sunset being delayed. Next is the conversion of nitrogen into ammonia occurs by which process? So guys अगर आपको नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस यूज करना रहेगा। नेक्स्ट आपको साइको एनालिटिक थ्योरी पूछा गया था कि भाई साइको एनालिटिक थ्योरी क्या होती है। सो गाइज बात करें साइको एनालिटिक थ्योरी की तो गाइज उसको फाउंड किया गया था सिगमंड फ्रूड के द्वारा, एंड इट इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस थॉट्स। बेसिकली साइको से रिलेटेड चीजें हैं, तो भाई साइको एज एन हमारा जो माइंड है जिसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सारी ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो गाइज बेसिकली ये जो थ्योरी है वो पहचानती है, समझती है कि किस तरह से जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। इट पॉजिट्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये जो थ्योरी है ये एम्फोसाइज करती है जो इम्पोर्टेंस है of exploring these unconscious processes to improve mental health and gain a clearer understanding of oneself. So basically ये सारा चीजें जो है दिमाग से रिलेटेड हैं, हमारा दिमाग क्या सोचता है, क्यों सोचता है, किन चीजों के कारण सोचता है, वो हम साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर देखते हैं। Okay, next is what is the first stage of Piaget's theory? So guys, पहला stage जो Piaget's theory में आता है वो होता है sensory motor stage. So sensory motor stage आपका correct answer होगा. Next है which stage was developed by, oh sorry, which theory was developed by combining the ideas of Piaget and Vygotsky. तो guys एक सोशियो कल्चरल थ्योरी है, उसको बनाया गया था and it was formed by combining द आइडियाज ऑफ पियागेट्स एंड विगोत्स्की, दोनों ही थ्योरी को मिला के बनाया गया था। अगला है ताबला रस, जो है ये एक वर्ड है किस लैंग्वेज से? सो गाइस इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, तो लैटिन लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच प्लेस और कोस्टल साइट वाज द निसार सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2025? सो गाइस ये जो है ये श्री हरिकोटा में हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्री हरिकोटा में जो सिचुएटेड है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। और जो नासा इसरो का जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिसको हमने शॉर्ट में निसार नाम दिया है, इस सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था वेडनेसडे यानी कि 30th ऑफ जुलाई 2025 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सो गाइज यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट ओनली एंड ओनली अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं दैट द ऑब्जेक्ट डज नॉट स्पीड अप यानी कि एक्सेलरेट या फिर स्लो डाउन विच मींस डेसेलरेट. इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन और उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. सो गाइस सेल वॉल के फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेल वॉल बेसिकली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर होती है जो कि काफी सारे पौधों में, फंजाई में, एल्गे में, प्रोकैरियोटिक्स इनमें पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये नहीं पाई जाती. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन तो गाइस मेन उसका फंक्शन जो होता है इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ ऑस्मोटिक लिसिस एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट. तो ये सारे फंक्शंस जो होता है ये सेल वॉल परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम. तो गाइस ये आपको फर्स्ट फीमेल पूछा गया था, इसमें नेशनली इंटरनेशनली सब इंक्लूडेड था. सो गाइस फर्स्ट फीमेल की हम बात करें तो वो मॉरीन कुनॉली हैं जिन्होंने अमेरिकन फ्रेंच ओपन में जीता था, I think back in the year 1953 or so, and that's when she became the very first female player to win a Grand Slam. लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन आपसे पूछा जाता है तो फर्स्ट इंडियन फीमेल में आपको सानिया मिर्जा बता देना है. Okay, next is what were the causes of the civil disobedience movement. तो guys civil disobedience movement जो था उस पे causes बहुत सारे रहे थे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना पड़ा था, जिसमें पहला आता है डिससैटिस्फैक्शन विद द साइमन कमीशन. क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया के ऊपर, सारी ही चीजें ब्रिटिशर्स के हिसाब से, इंग्लिश मैन के हिसाब से चलती थी, लेकिन इंडियंस जो थे दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो इंडिया के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. दे वर नॉन कोऑपरेटिव, दे वर दे यूज्ड टू ट्रीट इंडियंस लाइक ट्रैश. तो कहीं ना कहीं इंडियंस में काफी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन था, और क्योंकि साइमन कमीशन भी उनका ही लाया हुआ था इसीलिए वो उसको भी एक अप्रोच, उसको अच्छा अप्रोच नहीं मानते थे, उसको नहीं फॉलो करते थे. तो गाइज ये जो कमीशन है इट मेट विद वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन एज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर. साइमन कमीशन आप देख सकते हो नाम से ही मेंशन्ड है, उसमें सारे ही ब्रिटिशर्स रहे होंगे, सारे ही इंग्लिश मैन रहे होंगे, और क्योंकि उसमें कोई भी एक भी इंडियन मेंबर नहीं था तो कहीं ना कहीं लोगों में उसके लिए काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन था. एंड दिस इज व्हाई दे were not ready to follow this commission and the rules and regulations related to it. तो ये पहला रीजन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाने का. दूसरा था इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्योंकि गाइस उस समय में बहुत बड़ा तगड़ा वाला डिप्रेशन आ रखा था विच एक्चुअली लेड टू सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर मेनी इंडियंस. ठीक है, इंडियंस ने काफी स्ट्रगल उस समय फेस करा है, अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे देखें तब भी, अगर हम लोअर लेवल पे देखें तब भी, अपर लेवल पे देखें तब भी, जिससे क्या हुआ था ब्रिटिश रूल के लिए और ज्यादा डिस्कॉन्टेंट बढ़ गया था. तो सेकंड रहा था इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. थर्ड गाइज रिप्रेसिव सॉल्ट लॉज, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट टैक्स लगा रखा था, एंड वो एक सिग्निफिकेंट ग्रीवियंस था जो कि प्रॉम्प्ट करता था उस डांडी मार्च को जो कि महात्मा गांधी जी ने फिर शुरू करा था सॉल्ट को लेकर और सॉल्ट लॉज को हटवाने को लेकर. ठीक है, तो रिप्रेसिव सॉल्ट लॉज जो रहे हैं वो भी एक रीजन रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का. अगला है फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. गाइज उस समय जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी उनमें कहीं ना कहीं देयर वाज दिस लैक ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि उसमें कोई भी इतना नेगोशिएट नहीं कर रहा था इंडियन सेल्फ गवर्नेंस को लेकर, और इसीलिए काफी लोगों में इस चीज का फ्रस्ट्रेशन, काफी जितने भी इंडियंस थे उसमें उस चीज का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा था, which actually also led to the civil disobedience movement. So failure of the round table conference भी एक reason है, एक cause है. So guys these factors they collectively contributed to the rise of the civil disobedience movement जो कि हमारे 1930 में देखा गया था.
Okay, next है which article of the constitution deals with the education of scheduled caste as an SCs and scheduled tribes as an STs. So guys, article 46 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे भारतीय संविधान का है, it basically directs all the states to take special care to promote the educational and economic interest of weaker sections of society, particularly उसमें scheduled caste यानी कि SCs आते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटीज आते हैं. सो आर्टिकल 46. नेक्स्ट इज व्हेन वाज द पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गाइस, साल 2002 के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था जिसका नाम रखा गया था पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो ये जो स्कीम लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये लाई गई थी साल 2002 में. तो 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज विच रिवर फ्लोज थ्रू द इंडियन डेजर्ट. तो गाइज इसमें लूनी रिवर आपको ऑप्शन में गिवन था, विच इज योर करेक्ट आंसर. लूनी रिवर इज द रिवर जो कि इंडियन डेजर्ट के थ्रू फ्लो करती है. नेक्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया. तो गाइज ये तो आई एम एक्सपेक्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, क्योंकि अरावली रेंज हम सब ही जानते हैं. ये जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में. सो अरावली रेंज इज द करेक्ट आंसर. Next is how many electrons are present in the L, M, N shells. So guys, L में, M में और N में ये जो तीन shells हैं वहां पर कितने कितने electrons present होते हैं ये आपसे पूछा गया था. So guys, if we talk about L तो L में होते हैं 8. If we talk about M तो M में होते हैं 18. And if we talk about N तो guys N में होते हैं 32. So that's how these are the numbers that become the the number of electrons that are available in the shells. So L8, M18 and N32. Okay, next is what was not a main cause of the revolt of 1857. Again guys, 1857 का जो revolt था, revolution of 1857 बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है. आज भी उसके बारे में चीजें याद करी जाती हैं, लेकिन उसके कुछ कॉज थे जिसके कारण वो रिवोल्ट हुआ था. लेकिन आपको पूछा गया था कौन सा कॉज नहीं था, और ऑप्शन में एक ऑप्शन गिवन था, ऑप्शन नंबर सी, ग्रांटिंग फुल इंडिपेंडेंस टू प्रिंसली स्टेट. ये ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में गिवन था, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा. अगर आपने ये टिक करा है देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आपको पूछा गया था व्हाट वाज नॉट अ मेन कॉज. ठीक है, तो वहां पर ये नहीं पूछा गया था किसके कारण हुआ है, पर किसके कारण नहीं हुआ है. तो गाइज 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें कहीं भी ग्रांटिंग फुल इंडिपेंडेंस टू प्रिंसली स्टेट जो है ये रीजन मेन कॉज नहीं था. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन कॉजेस. ठीक है, वो तो हो गया किसके कारण नहीं था. अब हम बात करेंगे किसके कारण ये रिवोल्ट हुआ था, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका रिजेंटमेंट टुवर्ड्स ब्रिटिश स्टाइल सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, क्योंकि चल रहे थे. दूसरा है हार्श लैंड टैक्सेस. ब्रिटिशर्स ने काफी तगड़े लैंड टैक्सेस इम्पोज कर रखे थे, जो कि लिटरली मतलब इंडियंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उसको पे ऑफ करना. समरी ट्रीटमेंट ऑफ रिच लैंड ओनर्स एंड प्रिंसेस. नेक्स्ट है skepticism about the improvements brought about by British rule. Okay. Next is increasing power of the British East India Company. काफी काफी ज्यादा British East India Company की जो पावर थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी. इंडियन से ऑलमोस्ट सब कुछ छीन लिया गया था. और इनइक्वालिटी हुआ, इनजस्टिस हुआ, जो कि कंपनी की मोनोपोली के कारण हो रहा था. जैसे कि ट्रेड हो गया, टैक्स एग्जम्पशंस हो गया, लैंड होल्डिंग्स हो गया. उसके कारण काफी ज्यादा इनइक्वालिटी आ रही थी, इनजस्टिस हो रही थी इंडियंस पर. सो दीज वर सम ऑफ द मेन कॉज जिसके कारण रिवोल्ट हुआ था 1857 का. इसके अलावा जैसे कि गाइस वेस्टर्न सिविलाइजेशन हुआ, रेलवे हुआ, टेलीग्राफ हुआ, उनका इंट्रोडक्शन रहा. एबॉलिशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे कि सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड हट गया था. इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया जो था बाय द ब्रिटिश, ये भी एक मेन रीजन था. मिलिट्री ग्रीवेंसेस और कुछ और सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे. सो ये सारे मेन मुद्दे थे जिनके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था.
Okay, under which constitutional amendment was formation of the municipal corporation नगर पालिका provided? तो guys ये जो है आपका ये 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का, इसके तहत ये चीज हुई थी, ये चीज करी गई थी, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम नगर पालिका भी बोलते हैं हिंदी में, वो प्रोवाइड करे थे, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट। सो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज ये थे हमारे रेलवे एमआई एग्जाम, जो कि आज का आपका 10 सितंबर का हुआ है, उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस, उसका बताया हुआ डिटेल्ड एनालिसिस। आपको पेपर कैसा लगा, आपने कितने अटेम्प्ट्स करे, वो सब कुछ कमेंट में जरूर से बताइएगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना ना भूलना। और जितनी भी लेटेस्ट एग्जाम की अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, और इस तरह के एनालिसिस पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम अस। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you so much.